आनंदपाल सिंह का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो पुलिस की नज़र में राजस्थान का मोस्ट वांटेड अपराधी और राजस्थान का गैंगस्टर कहा जाता था। लेकिन कुछ लोगों की नज़र में वो रॉबिन हुड की छवि भी रखते थे। इनकाउंटरों को हालांकि कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब से माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उस इनकाउंटर में सवाल खड़े किए, उसके बाद से लगातार ये चर्चा है कि इनकाउंटर फेक था या सही। इस बात की गवाही देने के लिए आज हमारे साथ ऐसे शख्स जुड़ेंगे जो खुद इनकाउंटर के समय वहां मौजूद थे और पुलिस ने जो कुछ भी किया उनकी आंखों के सामने किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की, जो आनंदपाल सिंह के छोटे भाई हैं। और इनकाउंटर के दिन पहले विक्की तक पुलिस पहुंची और उसके बाद में आनंदपाल सिंह के साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इन सब बातों की जानकारी हमें खुद देंगे रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की। हमारे साथ है आनंदपाल सिंह के छोटे भाई रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की। 24 जून 2017 को रात को जो इनकाउंटर हुआ था, पुलिस ने इनकाउंटर करके आनंदपाल सिंह को ढेर कर दिया था। उसका काला सच हमें बताएंगे खुद रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की। 24 जून को आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ और क्यों हुआ। सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि पुलिस आप तक कैसे पहुंची। सबसे पहले तो मैं इस बात का इतराज़ कर रहा हूं कि आप इसको एनकाउंटर बोल रहे हो, और ये एक हत्या थी और धोखे से की गई हत्या थी। एक आदमी को सरेंडर करवाते हैं और रिक्वेस्ट करके सरेंडर करवाते हैं, उसके बाद में उस आदमी की हत्या करते हैं लोग। तो प्लीज़ एनकाउंटर मत बोलिए। सेकेंडली, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक भगवान सिंह नाम का बंदा था, बीकानेर ज़िले का ही। वो हमारे साथ ही किसी दूसरे मुकदमे में फरार चल रहा था। तो वो जाके और पुलिस से मिल गया और उसने जो जहाँ जहाँ हमारे हाइड आउट से उनको सबको बता दिया और पुलिस के साथ हो गया। वो पता नहीं क्या मजबूरी और क्या लालच रहा हो उसका, लेकिन उसने बता दिया। तो हमें हरियाणा में सिरसा ज़िले में एक जगह है, वहाँ से हम लोगों को, मेरे को और मेरा छोटा भाई है देवेंद्र पाल सिंह, उन दोनों को लिया पुलिस ने। और लेने के बाद में उस जगह ले गए जो उनको पहले से पता थी। और उधर से जो मेरे बड़े भाई थे वो मालासर गांव में एक सही जगह बैठे थे। तो पुलिस को ऐसे लगा कि आनंदपाल सिंह गोलियां चला सकता है या जैसे भी उनके दिमाग में था, कुछ मुझे नहीं पता। तो विद्या प्रकाश ने मुझे अप्रोच किया, बोला जो पहले भी तेरे भाई ने मेरे पास सरेंडर किया है। एक चैप्टर आप छोड़ रहे हैं। आपको हरियाणा के सिरसा में पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या आनंदपाल सिंह के पास पुलिस को आप लेकर आए थे या पुलिस आपको आनंदपाल सिंह के ठिकाने पे लेके आई? हमें लेके आई थी। पुलिस को तो वो भगवान सिंह ने सब चीज़ें बता दी थी, सब चीज़ें। ये मान के चलो कि वो पिछले 3-4 दिन से पुलिस के पास था भगवान सिंह। तो जहाँ जहाँ हमारे साथ ही रहा वो करीबन साल भर, तो उसको सब चीज़ें पता थी पहले से। तो पुलिस आपको मालासर कितनी बजे लेके आई और क्या वाकया हुआ था वहाँ? मालासर रात को करीबन 10-1 बजे, 9-10 के बीच में, मुझे पूरा पता नहीं क्योंकि टाइम तो देखने का कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पे जाके और एक गाड़ी में बोलेरो गाड़ी थी, उसमें उससे मुझे उतार के और एक कैंपर में बिठाया। कैंपर में बिठाने के बाद में इशारों में बोला और मेरे को कैंपर गाड़ी में बिठा दिया। और बिठाने के मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। तो विद्या प्रकाश ने मेरे को बोला कि तेरे भाई ने पहले भी मेरे पास सरेंडर किया, और जो आनंदपाल की बच्ची है, भाई साहब के लिए बोला, वो मेरे को बड़े पापा बोलती है। और थोड़ा मुझे भी पता था क्योंकि ये ज़मीनों का काम साथ ही करते थे पहले। तो थोड़ा, और उससे पहले थोड़ा सा मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ कि 10 दिन, मतलब 2 से लेकर 10 दिन के बीच में एक हमारे जानकार थे कांस्टेबल प्रवीण सिंह, जिनसे हम मिले थे। मैं भाई साहब के साथ मिला था और भाई साहब ने सरेंडर करने के लिए जो बोला था उसमें विद्या प्रकाश का नाम था। वीके सिंह जी कोई है, उनका नाम भी था और विद्या प्रकाश का भी नाम था, और भी बहुत सारे, प्रकाश शर्मा और बहुत सारे, मेरे पूछताछ काफ़ी नोट्स है उनमें भी ये चीज़ है। उनका नाम था कि भाई ये लोग हो तो मैं सरेंडर कर सकता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये तो थी भाई विद्या प्रकाश जी का नाम लिया है, तो मुझे पता नहीं कि विद्या प्रकाश जी विद्या प्रकाश कब बन जाएगा।
तो नाम लिया है तो सही है। फिर अगला आदमी बोल ही रहा है, अप्रोच कर रहा है भाई कि करवा देते हैं। और वो जिस जगह थे बोला ये जहाँ पे है आज चारों ओर से ये घेरा डाल रखा है तो ये आदमी जा नहीं सकता, और जब सरेंडर का बोल रखा है सरेंडर करना चाहिए। और मैंने भी सही ढंग से सोचा, क्योंकि जब भाई साहब ने खुद ने वहाँ परवीन सिंह के सामने बोला है कि भाई इन लोगों को बुलाओ मैं सरेंडर कर दूंगा। फिर सूर्यवीर सिंह ने मेरे को बोला कि मैं राजपूत की औलाद हूँ और मैं जबान देता हूँ कि भाई साहब का कुछ बाल विवाह का, भाई साहब ही बोला उस आदमी ने कि बाल विवाह का नहीं होगा। तो मैं उनकी बातों में आ गया और फिर उस बिल्डिंग के नीचे ले गए उस गाड़ी को और मुझे आगे कर दिया, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। जो ही सीढ़ियों में हम पहुँचे तो सीढ़ियों में पहुँचने के बाद में विद्या प्रकाश ने आवाज़ दी एपी। उस दिन ही मुझे पता चला कि भाई साहब को एपी बोलते थे कि एपी तेरा भाई विक्की हमारे साथ है और बात कर ले। तो मैंने आवाज़ दी भाई साहब को, भाई साहब जब आप पहले 10 दिन पहले सरेंडर कर रहे थे तो अभी क्या है, ये आपके मिलने वाले हैं ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आ जाओ, लिया इनको। तो जो ही हम पहुँचे वहाँ पे तो ये सब लोग गले मिले। उस आदमी ने, भाई साहब ने जो उनके पास वेपन था उसको रखा और सरेंडर करने के बाद में विद्या प्रकाश उस साइड में गया, फ़ोन पे बात पता नहीं किससे बात की मुझे नहीं पता, और आते ही मारपीट। तो जितने भी लोग थे ना ये वहाँ पे, तो उन्होंने साथ में मारपीट करना शुरू कर दिया और वो भाई साहब नीचे गिर गए। जो ही नीचे गिर गए ऊपर खड़े हुए ना वापस, तो खड़े होने के बाद में बिल्कुल क्लोज रेंज से विद्या प्रकाश ने, सूर्यवीर ने और एक और था कैलाश, पता नहीं कैलाश मीणा ऐसी कुछ नाम था उस आदमी ने, उसके पास करीबन 1.5-2 फुट का हथियार था, 2-1 फुट का हथियार था, उससे गोली मारी। और मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे। जब मैंने विरोध किया तो वहाँ पे एक लट पड़ा था, उससे सूर्यवीर ने मेरे पैर में चोट मारी, जो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। आज भी मेरे यहाँ से हड्डी टूटी हुई थी, इलाज भी चला है बाद में। और मैं तो ज़्यादा क्या कर सकता था, चिल्ला रहा था और क्या करूँ। बाकी ये एकदम किसी के कहने पे, अब किसके कहने पे उनको पूछने पे पता चलेगा ये हत्या हुई है। किसके मतलब कोई पुलिस का उच्च अधिकारी था या सरकार का कोई नुमाइंदा था, क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो क्या लगता है आपको कि क्या कौन हो सकता है इस पूरे जो इनकाउंटर के पीछे कौन हो सकता है? देखो ये कयास लगाने वाली बात नहीं है, इसकी सच्चाई विद्या प्रकाश, सूर्यवीर या जो उस समय अधिकारी कर्मचारी थे पुलिस के, वही बता सकते हैं। आपके इनकाउंटर का जो भी एपिसोड हुआ था 24 जून को, उससे पहले मैं आपके घर पे आया था, माजी साहब ने मुझे बुलाया था और उन्होंने भी अपील की थी, हमारे चैनल के माध्यम से अपील की थी कि आनंदपाल सिंह और विक्की को मैं अपील करती हूं कि सरेंडर कर दे। आपके घर वालों की भी इच्छा थी कि वो सरेंडर कर दे। तो जब सरेंडर की बात चल रही थी तो फिर अचानक से ये जो पूरा गेम घुमा, ये कहाँ लगता है कि कैसे घूम गया? ये मैंने और भाई साहब ने मालासर में ये न्यूज़ देखी थी टीवी में, शायद उस समय ईटीवी में देखी थी मैंने न्यूज़ ये। और ये न्यूज़ देखने के बाद में ही भाई साहब ने ये मानस बनाया था और मेरे को यहाँ मिलने के लिए भी भेजा था घर पे, लेकिन मैं मिल नहीं पाया। यहाँ पे पुलिस का सिक्योरिटी ज़्यादा थी तो मैं आ नहीं पाया। और उस समय हम लोगों ने मानस बनाया था कि वो सरेंडर कर दे भाई साहब। और इसी सिलसिले में हम परवीन सिंह जी से मिले थे। और एक बहुत बड़ी सच्चाई बताऊँ, आज परवीन सिंह के साथ ये हो रहा है कि उस आदमी ने गलती से, जब उसको लगा कि भाई सरेंडर करा, तो उस आदमी ने अपना ऑडियो वायरल कर दिया। उस टाइम एनकाउंटर होते ही भावनात्मक हो जाता है, पुलिस में हो तो क्या, आदमी तो भावनात्मक हो ही जाता है। आज वो आदमी सस्पेंडेड है। एक बात और पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा। सितंबर 2015 में जब आनंदपाल सिंह पेशी पर आए थे, एक मुकदमे में वो बरी हो गए थे। बरी होने के बाद में मुझे खुद को एक इंटरव्यू दिया था कि मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास है और मैं जितने भी मुकदमे उसमें सब में बरी हो जाऊँगा। और वो बरी होकर बिल्कुल खुशी खुशी वहाँ से वापस अजमेर जेल के लिए रवाना हो गए थे। वहाँ पर नाम आया था कि विक्की ने परबतसर के पास में, गांगवा के पास में विक्की ने फरार करवाया या पूरी साजिश थी, उसमें कहीं ना कहीं चीनू का भी नाम लिया जाता है। उस पर आप क्या कहेंगे कि आनंदपाल सिंह फरार कैसे हुए? ये क्रोनोलॉजी है इनकी बनी बनाई। ये मान के चलो कि उस आदमी को मारना चाह रहे थे, पता था, सब बोल रहे थे। पुलिस के बड़े अधिकारी जिनका नाम लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, उन्होंने भी बोला तेरे को मारेंगे। और अपनी जान बचाने के लिए मान लो वो आदमी वहाँ से भाग भी गया होगा,
मैं तो नहीं था। मेरे को तो ज़्यादातर मुकदमे ये मान के चलो कि राजकार्य बाधा के और ये मुकदमे मैं तो जब से आनंदपाल सिंह मेरे लिए पूजनीय थे, उनका पूजनीय होना और हमारा उनको पूजनीय मानना, इसमें जो छोटे मोटे मुकदमे लग रहे थे कोई बात नहीं, हम सहन कर रहे थे, चलो आनंदपाल सिंह के भाई है, लेकिन तो हत्या जैसे मेरा छोटा भाई है मंजीत पाल सिंह, 8 मर्डर के मुकदमे लगा दिए, 8। अब फिर न्याय की बात करते हैं अपन, पूरी उस आदमी ने नाबालिग से लेके पूरी करीबन 24 साल जेल काट ली। 24 जून को जब जो चूरू के उस गांव में जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद में आपको कहाँ रखा गया, कहाँ ले जाया गया? क्योंकि 24 जून को जैसे इनकाउंटर हुआ पुलिस के अनुसार, उसमें 25 तारीख से लेकर जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ था, मेरे ख्याल से 13 जुलाई को अंतिम संस्कार हुआ था, तब तक रोजाना हम वहाँ जाते थे गांव में और नई नई चीजें निकल कर आती थी। कभी विरोध भी हुआ था कई बार, लेकिन जब पैरोल की बात आई थी कि अंतिम संस्कार में आपको पैरोल पर लाया जाए, उस दिन भी आपके कोई घटनाक्रम हुआ था जेल में, वो क्या था? पैरोल की मुझे वहाँ से उन्होंने पकड़ा, उठाया, वहाँ से ले जाके रतनगढ़ थाने में मेरे को लॉकअप में बंद किया। उसके बाद में मुझे और मेरे भाई को वहाँ पे हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया। और वहाँ एक नया सिलसिला शुरू होता है कि वो रोज़ आते थे और रोज़ इस बात के लिए दबाव बनाते थे कि उसको मार दिया, तुम भी मार देंगे। इन बातों में कुछ नहीं पड़ा है। और राजकार्य वादा, पीडीपीपी, ऐसे इतने ज़्यादा मुकदमे हैं जिसमें शायद एक में तो आपको भी पता है, इतने मुकदमे लगाए। मैं आपको बताऊं, उदयपुर जेल में मेरे पे ऐसा मुकदमा लगाया कि पुलिस अधिकारी ये बोल रहा है कि रुपेंद्र पाल सिंह से फ़ोन चला रहा था। ठीक है, मेरे साथ इतनी ज़बरदस्त मारपीट हुई वहाँ पे। रुपेंद्र पाल सिंह फ़ोन चला रहा था और उस फ़ोन की वो लोग एफएसएल करवाने जाते हैं तो उस फ़ोन में सिम भी नहीं निकलती है और मैं फ़ोन चला रहा था। लेकिन इन्होंने शुरू से लेके अंत तक यही किया है। मैंने जब मुझे पता था कि मुझे जेल दे सकते हैं, तो मैं जब घर पे जाता था वहाँ पे जब रिमांड के दौरान, तो ये लोग मुझे ज़बरदस्ती चम्मच से खाना खिलाने की कोशिश करते। मेरे दांतों के अंदर से वोल भी टूट गई है, आप समझ रहे हो। मैंने इतनी यातनाएं झेली है, आप समझ नहीं पाओगे कि आज पुलिस का जो डर है दिमाग से निकल गया। फिर मुझे जितना इन लोगों ने मुझे परेशान किया, जितना मुझे इन्होंने प्रताड़ित किया, मैं अपने अंदर से मजबूत होता गया। चलिए, अब आप घर आ चुके हैं, कितने मुकदमे बाकी रह गए, कितने पेंडिंग चल रहे हैं? अब क्या लगता है आपको कि न्याय की उम्मीद है? और अब आप दोनों भाई घर पे हो। मैं उस समय भी आपके घर पर आया था जब यहाँ पर मर्द कोई नहीं था घर में, केवल औरतें हुआ करती थी। और उस समय भी हमने कई बार कवरेज किया है। माजी साहब के देहांत के समय भी हम आए थे, उस समय कोई नहीं था। तो अब आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं और क्या चाहते हैं आप? अब आप इसको न्याय बोलेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी समय बाद में यदि आपको न्याय मिलता है तो उसको वो अन्याय कह सकते हैं, उसको न्याय तो नहीं कह सकते हैं। फिर भी भाई साहब ने जब नाबालिग थे, तो वहाँ से जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के लोगों के लिए संघर्ष करना शुरू किया और करते 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 आज वो नहीं है, लेकिन हज़ारों लाखों आनंदपाल सिंह पैदा कर दिए उन्होंने। उसके बाद में मेरी बेटी, उसके बाद में मेरी बेटी और मेरी माताजी योगिता सिंह और निर्मल कंवर साहब, उन्होंने संघर्ष किया। उसके बाद में मंजीत पाल सिंह और ये नंद किशोर जी स्वामी, ये लोग कर रहे हैं संघर्ष। और अब तो कारवां जुड़ गया। अब तो स्थिति ये है कि पुलिस, मुझे पता, जब मैं आया था महाराज के दर्शन करने के लिए तो पुलिस लोगों को हैरेस कर रही थी, उसके बावजूद भी लोग डटे हुए थे। इसका मतलब लोगों में थोड़ी जागृति आ रही है। ठीक है, हाँ, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि पुलिस जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, उससे खुला नहीं भिड़ना चाहिए। प्रतिकार करो, नियमों के हिसाब से करो, विश्वास करो, आज नहीं तो 2 साल, 5 साल, 10 साल आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा। आनंदपाल सिंह ने भी एक बार मुझे ये कहा था कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं एक दिन धीरे धीरे सभी मामलों में बरी हो जाऊंगा। और आनंदपाल सिंह की दिली इच्छा थी कि वो जेल से बरी होने के बाद चुनाव लड़ेगा। आनंदपाल सिंह की अपराध की दुनिया की जिंदगी चुनाव से शुरू हुई थी और वो आखिर में चुनाव ही लड़ना चाहते थे। अब क्या आप क्या चाहते हैं? आपके भविष्य की योजना क्या है? लोग ये मानते हैं कि मंजीत पाल सिंह या रुपेंद्र पाल सिंह आने वाले दिनों में राजनीति में सक्रिय होंगे और चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो भाई साहब ने शुरू किया था
मैं आपको एक थोड़ा सा हटके, थोड़ा समय लूँगा, थोड़ा सा हटके एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आनंदपाल सिंह के लिए करीब करीब प्रत्येक समाज के लोगों ने बलिदान दिया है। जाट समाज, राजपूत समाज, मोमडन्स, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। जिस तरह से ये ठप्पा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ठप्पा लगाते लगाते इतना संकुचित कर दिया इन चीज़ों को। आपको पता है पहले हमारे गांव में जब बारात जाती थी तो लोग बोलते थे जय बोलो तेजा बाबा की जय। अब इतना संकुचित कर दिया, मतलब ऐसे अपने महाराणा प्रताप, हरियाणा में देखो आप जाके, हरियाणा के प्रत्येक चौराहे पे आपको, बड़े शहरों के प्रत्येक चौराहे पे आपको महाराणा प्रताप स्टेचू मिलेगा, ठीक है। और स्थिति यह कर दी लोगों को, पता नहीं इतना रेडिकलाइजेशन कर दिया कि जो भाई साहब अलग लेके चल रहे हैं ना, उसको आगे चलाने के लिए लगता है कि थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके रिश्तेदार, आपका समाज तो आपके साथ कभी भी हो सकता है, लेकिन आप वंचितों को साथ लेके खड़े होते हो और वो आपके लिए जान देते हो, वो काउंट करने वाली चीज़ है। आज तक जिन लोगों ने भी सर्च करने की कोशिश की आनंदपाल सिंह को, तो गलत लोगों के पास जाके पूछा कि वो कैसा आदमी था। आप कभी गांव में जाइए, गांव में किसी गरीब के पास जाइए, कभी किसी बूढ़ी माँ के पास जाइए, कभी किसी पीड़ित के पास जाइए, वो आनंदपाल सिंह की आन लेके सोते हैं। लेकिन अब भविष्य की योजना क्या है? आप घर पर रहकर सरकार से नहीं लड़ सकते, पुलिस से नहीं लड़ सकते। आज के टाइम में दो ही हथियार है, पहला है शिक्षा और दूसरा है राजनीति। तो दोनों में से एक, शिक्षा का टाइम आपका निकल चुका है। जो भी आपने शिक्षा ग्रहण की उससे आप ऊंचा ओहदा प्राप्त कर सकते हैं, सरकार का हिस्सा बन सकते हैं, या फिर आप चुनाव लड़के सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। तो क्या आप राजनीति में आगे कदम बढ़ाएंगे या आपके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आगे बढ़ाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि आप बिना चुनाव लड़े ही राजनीति कर सकते हैं। तो चुनाव लड़ना ये हमारे लिए कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रहा है। हमारा मेन मकसद है लोगों की सेवा करना और उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा होना। आनंदपाल सिंह जी की यही लड़ाई थी। कहीं किसी वंचित के लिए लड़ाई की तो उनके लोगों की आंखों में खटकने लगे और खटकते खटकते ये स्थिति आ गई है। बस ये है कि तो लड़ने का तो तरीका था, उसको थोड़ा सही ढंग से करते तो हो सकता है ज़्यादा अचीवमेंट अच्छा मिलता और अच्छी चीज़ें मिलती हमें, लेकिन अब वो तो कुदरत को मंजूर है। देखिए, चुनाव आनंदपाल सिंह ने पंचायत का चुनाव लड़ा था और वो पंचायत समिति के सदस्य भी निर्वाचित हो गए थे। प्रधान की जब बात आई, असली लड़ाई वहीं से शुरू होती है और आनंदपाल सिंह का अपराध की दुनिया में कदम भी वहीं से जाता है, ये सबको पता है। और ये इस पे पिक्चर भी बन चुकी है, आम जो लोग यहाँ रहते हैं उनको सबको पता है। आपने भी एक चुनाव लड़ा था, आप भी पार्षद बन गए थे। तो राजनीति में आगे जाते जाते ऐसा क्या हुआ कि राजनीति में तो ब्रेक लग गया और आप अपराध की दुनिया की तरफ आगे बढ़ गए? भाई साहब ने जो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ा था, उसके बाद में प्रधान का चुनाव लड़ा था, वो तो जग जाहिर बातें हैं। मैं आपको एक नई बात बताता हूँ। आज मुझे चुनाव लड़ाया गया था लाडनू से, और उस मोहल्ले को मैंने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं था। मुझे वहाँ पे चुनाव लड़ाया और वहाँ पे आनंदपाल सिंह के नाम से चुनाव लड़ा गया था। और स्थिति ये थी कि दोनों पार्टियाँ, बीजेपी और कांग्रेस, इतनी डर गई थी कि सामने जो कैंडिडेट था उसको टिकट नहीं दी। और मेरे सामने जो थे ना, नरेंद्र जी बुथोड़िया, जो करीबन उससे पहले वहाँ पे पार्षद थे, और ये मान के चलो उनके 64 या 63 वोट आए थे मात्र, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। और सच्चाई ये है कि मैंने उस मोहल्ले को कभी देखा ही नहीं था, और ये कारण था केवल भाई साहब का। उनको प्यार करते थे लोगों ने, मुझे आज भी पता है, लोगों ने जब एक वर्ग वोट उसको डर भी मानता है। डर मानता तो सर, आप उस समय यदि आपने रिपोर्टिंग की तो ध्यान से देखा होगा आपने कि लोगों ने आनंदपाल सिंह को वोट ना दीवार पे दिया था। उस समय बैलेट सिस्टम चलता था, दीवार पे लगा के ऐसे ठप्पा लगाया था दिखा के लोगों को। तो डरता है वो आदमी, ऐसे वोट नहीं देता है, दीवार पे रख के ऐसे ठप्पा दिया था। तो उनको प्यार करते थे लोग, और ये तो आपको भी पता है, उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वो प्यार ही कहीं ना कहीं उनके लिए घातक बन गया। से 2015 के बाद में, लगभग 10-11 साल के बाद में आप घर आए, क्या महसूस करते हैं? और आगे के जो भविष्य की योजनाएं हैं और एक न्याय की लड़ाई जो आपके परिवार लड़ रहा है, उसमें कहाँ तक आपको सफलता हाथ लगी है? बिल्कुल न्याय मिलेगा, और कोई बात नहीं, जितना देरी से मिले उनके मन में डर रहना चाहिए न्याय का। देरी से मिले, हम इंतज़ार करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जब तक हमें न्याय मिलेगा इंतज़ार करें। हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार और हमारे जो लोग हैं पीछे वो इंतज़ार करेंगे, न्याय मिलेगा। वो रिटायर्ड हो, वो मरे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों को ये जो स्टिग्मा लगा हुआ था आनंदपाल सिंह के सर पे, वो तो कम से कम हटा, न्यायपालिका ने हटाया। उसके लिए न्यायपालिका का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हम। एक बार फिर पूछूंगा, चुनाव से शुरू हुई थी और अगर जनता अब आपको कहेगी कि आप एमएलए का चुनाव लड़े या कोई दूसरा चुनाव लड़े, तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे अब? मेरा फिर वही जवाब है आपको कि राजनीति बिना चुनाव लड़े भी की जा सकती है। मुझे लगता है संभव नहीं है। वो आपका सोचना है। लेकिन अगर आप चुनाव लड़ते हैं, सरकार का हिस्सा होते हैं, या आप जनता के जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर जाते हैं, फिर वो आवाज़ अच्छे से उठा सकते हैं। और जो जहां सही जगह है आवाज़ उठाने की, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या अगर आप छोटी लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप प्रधान बन सकते हैं, आप नगर पालिका के चेयरमैन बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जनप्रतिनिधि होने के बाद में एक ताकत मिलती है। देखिए, मैंने इस बारे में बिल्कुल सोचा ही नहीं है। अभी दिमाग में एक ही चीज़ है कि जो हमारे साथ हुआ किसी और के साथ नहीं हो, उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए करेंगे। और हमारा कोई एजेंडा नहीं है, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इसी पे चलेंगे। हमें चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो सब दूर की बातें हैं, दिमाग में नहीं है चीज़। दिमाग में एक ही चीज़ है, जो वो टोपी, गोल टोपी लगाए और चश्मा लगाए हुए आदमी दिखता है रात और सुबह, रोज़ दिखता है और रोज़ भागने के लिए बोलता है। तो ये थे आनंदपाल सिंह के भाई रुपेंद्र पाल सिंह, जिनका फिलहाल कोई मकसद नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन ये कहते हैं कि जनता की सेवा वो बिना चुनाव लड़े ही कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इनकी सेवा कहां तक चलती है, क्योंकि आनंदपाल सिंह के जाने के बाद एक ट्रस्ट का गठन हुआ है, जिसमें जो भी लोग जुड़ता है उसको आनंदवादी कहा जाता है। अब इस आनंदवादी विचारधारा में लोग कितने जुड़ते हैं और आगे जाकर ये क्या मोड़ लेता है, क्या रंग लेता है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। अब देखना यह होगा कि रुपेंद्र पाल सिंह और मंजीत पाल सिंह घर आ चुके हैं और आने के बाद इस न्याय की लड़ाई को कहां तक लड़ते हैं, कहां तक ये सफल होते हैं, ये देखने की बात होगी।